मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया, जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को खास बजट दिया गया, जिसके आने के साथ ही पूरा विपक्ष अब केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कस्वा से खास बातचीत की। 18वीं लोकसभा का बजट पेश किया गया। आम बजट में आम जनता को कितनी राहत मिली, इस सवाल को लेकर लगातार विपक्ष पूरी तरीके से जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर है। जिस तरह से ना ही रेलवे को लेकर के अभी तक किसी तरह की कोई बात हुई है, अब फिलहाल बजट में क्या आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा, मगर आज जिस तरह से बजट में चीजें आई, कुछ चीजों पर जो है वो जनता को राहत मिली है। तो वहीं टैक्सों की बात करें तो टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। इसी सिलसिले में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है कि आखिर उसमें पंजाब का नाम कहीं नहीं था। पूरे बजट की बात करें तो 2 राज्यों के बीच घिर कर ये रह गया। विपक्ष का कहना है कि ये 2 राज्यों का बजट है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के बड़े लीडर और चूरू से एमपी राहुल कस्वा है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं 2 राज्यों का बजट बताया जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि कुर्सी को बचाने का बजट है। बिल्कुल सही है जी, सरकार को बचाने का बजट है। एन स्क्वायर पे फोकस था। किसी तरह भी सरकार के जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उनको कैसे खुश किया जाए, उन स्टेट्स पे फोकस किया गया। कहीं पे भी एक कंस्ट्रक्टिव बजट नजर नहीं आता। स्टेट ऑफ राजस्थान जो इतना बड़ा स्टेट है, बड़े इश्यूज प्रोजेक्ट्स के बारे में बात होनी थी, वहाँ पे कहीं पे राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। बड़े अचंभे की बात है, राजस्थान के 4 मंत्री हैं और खुद स्पीकर महोदय भी राजस्थान से हैं। कहीं पर भी कोई चर्चा का सुनने को नहीं मिली। और बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कर रही है बीते हुए टाइम से। और अभी जो हाल ही में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के ऊपर उन बातों को सुनने को बहुत कुछ मिला कि हमने ये करा दिया है। हम आपको उदाहरण दे दें, यमुना लिंक के पानी के बारे में बात चली। 2018 के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट डीपीआर बन चुकी थी। करीब उस जमाने में ये 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि आज की तारीख में हम कनाल सिस्टम के ऊपर हमारा वर्क की नहीं, पिछले 10 साल में कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कनाल सिस्टम को इम्प्रूव करता हो, जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को पर फोकस करता हो, कभी गवर्नमेंट लेके नहीं आई। अभी उम्मीद ये थी कि जो ये अब हमारे पास एक्सेस वाटर है, जिसको हम रेन वाटर एक्सेस बोलते हैं, जो नदियों में पानी बह जाता है, जहाँ बाढ़ की प्रॉब्लम भी लोग बात करते हैं, उस पानी को टैप करके हम इरिगेशन की फैसिलिटीज को पर इंप्रूव करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी। और राजस्थान का चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावटी बेल्ट इस यमुना लिंक के पानी के ऊपर की बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था कि कहीं ना कहीं इसकी चर्चा आएगी, पर कुछ चर्चा नहीं हुई। मैं ये मानता हूं कि इस बजट से स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर, आज आप देखिए राजस्थान के अंदर आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करी गई, आपने क्लस्टर्स की बात करी। राजस्थान का चूरू जिला है, आज एक भी इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है वहाँ पे। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी ऑफ हाईवेज है, कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी प्रॉपर है, पर क्यों नहीं राजस्थान के कुछ जिलों को लिया गया जहाँ पर आज तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, इंडस्ट्री पहुंची नहीं। हमारे पास, हम दिल्ली से और जयपुर से बिल्कुल बराबर की दूरी पे बैठे हुए हैं, वे नियरेस्ट पॉइंट फॉर दिल्ली एंड जयपुर। तो कोई टैप करना चाहिए था, उसके ऊपर कहीं फोकस नहीं आया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात कर देगी, 25,000 किलोमीटर की नई बात करी गई। जो पिछली बार किलोमीटर दिए थे पैकेज 3 के अंदर, उसमें क्या हुआ, एक भी नई सड़क नहीं बन रही। आप बनी हुई सड़क को चौड़ी कर रहे हो। आज किसी भी गाँव में चल जाओ, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं गाँव में घूम रहा हूँ, मुझे पता है हर क्षेत्र के अंदर लोगों की पहली डिमांड गाँव में रोड की है। पीएमजीएसवाई एक गांव में एक डामर की रोड लेके आई, पर गांव से निकलने वाली 3 रोडें और भी जो थी उनको कैसे कनेक्ट करोगे? तो कोई इलेबोरेटिव कुछ समझ में आया नहीं। बिजली सबसे बड़ी मारामारी राजस्थान के लिए है, कहीं भी इनको सब्सिडी दे दी जाती है। आज गांव में कटिंग हो रही है, बच्चों के एजुकेशन में प्रभावित होती है। पर इस गर्मी के मौसम में 6, 8, 10 घंटे लाइट कटी है। इस लाइट कटने के ऊपर सरकार के पास क्या व्यवस्था है? आज आरडी से स्कीम थी, जिसके तहत पिछली बार 300 करोड़ रुपए चूरू को मिले हुए थे। उस आरडी से स्कीम को आगे बढ़ाना था। 48,000 ढाणियों में आज भी लाइट नहीं है। चूरू अकेले में, राजस्थान में हजारों ढाणियां ऐसी होंगी, लाखों होंगी, जहां लाइट नहीं है, न गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है। आज भी जो है चर्चा की गई, जो बजट आया उसमें साफ तौर पर देखा गया कि सोलर एनर्जी को से बिजली जनरेट करने को लेकर के उन्होंने एक बड़े प्लान को दर्शाया। उसके साथ ही एक बड़ा बजट भी दिया है उसे। देश भर में हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री जाए, उसकी तैयारी कर रखी है प्रधानमंत्री। देखिए मैम, 300 यूनिट की बिजली फ्री के ऊपर तक आप सोलर प्लांट लगा लेते हो तो आपको एक प्रोग्राम है।
इस प्रोग्राम से हमारा एस्टेब्लिश जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम डिसमेंटल तो नहीं कर सकते। हमारे को जो स्टैब्लिश स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लूप होल्स हैं, जो आज डिस्कॉम्स के बुरे हालात हैं, आज राजस्थान के अंदर 33 केवीए से बिलो के जितने भी जीएसएस थे उसके ऊपर आरडीएसएस स्कीम, रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम काम कर रही थी। उससे ऊपर के जितने भी आरडीएसएस के ऊपर के जितने भी 33 केवीए से ऊपर जितने भी हमारे जीएसएस हैं, उन जीएसएस के ऊपर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी है। 220 केवीए का, 132 केवीए का, 400 केवीए का। 400 केवीए के अंदर पिछले कितने समय से ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं, आपके पास में वो व्यवस्था भी नहीं है। उस ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे, आज ढाणियों में कनेक्शन नहीं देंगे, वो तो आरडीएसएस से, वो तो उस सोलर योजना से नहीं आएगा ना। ढाणियों में लाइट तो देनी पड़ेगी अपने को, जब लोग बच्चे पढ़ेंगे कैसे लोग जिएंगे। तो एक पैरेलल स्कीम से दूसरी पैरेलल स्कीम को खत्म नहीं कर सकते। आज इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है राजस्थान की। एज अ मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, तो मेरी लोकसभा क्षेत्र में प्रॉब्लम क्या आती है, मैं उसकी मेन बात करूंगा। उस एरिया पे फोकस गवर्नमेंट का नहीं रहा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, जिनके और कैसे बनाए। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलती है स्टेट के अंदर, 10-15 किलोमीटर सड़क मिलती है एक साल में, उससे क्या होगा। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 2000 किलोमीटर की रिक्वायरमेंट्स हैं, तब जाके लोगों की कनेक्टिविटी होंगी। तो कोर इश्यूज को फोकस नहीं है। जहां आपने स्किलिंग की बात करी, 20 लाख यूथ को आप स्किल कर रहे हो 5 साल में, तो आप क्या कर रहे हो, 4 लाख यूथ को स्किल कर रहे हो। पिछले वाले जो स्किल सेंटर्स खुले उनका क्या परफॉर्मेंस रही। आपने किसानों के लिए एफपीओज की बात करी थी पिछले बजट में, उससे पिछले बजट में भी बात करी थी, 5000 एफपीओज नए खोलने की बात करी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जहां फार्म गेट के ऊपर आप वैल्यू एडिशन करोगे अपने प्रोड्यूस के साथ में। ये गवर्नमेंट का विजन था। 5000 एफपीओज खुले, उनका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। 10,000 पिछली बार खोलने की बात हुई, उनका क्या चल रहा है, कहाँ है आजकल वो एफपीओज, क्या काम कर रहे हैं, क्या उनको कोई फंडिंग मिली है, क्या उन्होंने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इस बजट में एफपीओ नाम की कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो मेरा कहना मतलब ये कि आपने योजनाएं तो चालू कर देते हो, जो बीते हुए सालों में भी हुई है, क्या उनके ऊपर कोई रिपोर्ट कार्ड है, क्या उनमें बजट का प्रावधान है। सांसद आदर्श ग्राम योजना फॉर दैट मैटर, उसमें बजट ही नहीं दिया गया आज तक, और वो योजना इतनी बड़ी बना दी गई थी। आज तक उन क्या आदर्श ग्राम योजनाओं का 22 करोड़ रुपए की डीपीआरस थी गांवों की, और बजट के नाम पे 0 पैसा था। नरेगा के पैसे से आप 22 करोड़ के प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना कि घोषणाएं बड़ी बड़ी हैं और स्टेट ऑफ राजस्थान को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है। बड़े प्रोजेक्ट्स ईआरपीसी हमारा जो है, और यमुना लिंक जो शेखावटी बेल्ट में इंपैक्ट डालेगा, और भी ऐसे नए प्रोजेक्ट्स को लाने का प्रावधान होना चाहिए था कि जो रेन वाटर एक्सेस है और जो पाकिस्तान या इंटरनेशनल बॉर्डर्स या पानी वेस्ट हो रहा है, उसको हम कैसे टैप करके एग्रीकल्चर पे फोकस कर सकते हैं। राजस्थान का चूरू जिला अकेला हरियाणा से बड़ा है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करते हुए हमें इन इश्यूज के ऊपर टैपिंग करनी चाहिए थी। इन एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक एरिया है जिसके ऊपर बहुत से लोगों के रोजगार टिका हुआ है। इसके ऊपर हाफ हार्टेडली घोषणाएं दिखती हैं, फुल हार्टेडली एक हैंड होल्डिंग के साथ में मुझे नहीं लगता कुछ इसमें कंक्रीट इस बजट में है। बड़ा निराश करने वाला बजट है। न्यू रेलवे लाइंस की हमारी डिमांड रही है, तारानगर को जोड़ने की, सरदार शहर से आगे लाइन को बिछाने की, और सीकर नोखा की बात चली हमेशा, जहां पे हमारे बीदासर का बेल्ट जुड़ता है। कोई प्रावधान ही नहीं है। सालों साल से हम मांगते हुए आ रहे हैं, कभी आज तक उस पर चर्चा नहीं करी। क्या सरकार आजादी के 75वीं वर्षगांठ बनाने के पश्चात इस अमृत काल में उन तहसील हेडक्वार्टर्स को रेलवे से जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी, कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। तो अन्य राज्यों की अगर बात करें तो क्या दिया है इस बात का तो अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया लोगों को बजट में। लेकिन बिहार और आंध्रा को बहुत कुछ मिला है। बिहार को 58,000 करोड़ का जो है एक स्पेशल पैकेज मिला है। इसमें 24,000 करोड़ का जो है वो सिर्फ और सिर्फ घर घर तक बिजली पहुंचाने को लेकर के पूरी प्लानिंग तैयार की गई है। इस सब के बीच हाईवे को लेकर के, एक्सप्रेस वे को लेकर के, गंगा पे 2 पुल बनाने की बात की जा रही है। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि किस तरह से 12 पुल जो है अब तक बिहार में गिर चुके हैं। इस सब को किस तरह से देखते हैं आप, और क्या काम हो रहा है, जो प्लानिंग तैयार की गई है और जो काम हो रहा है? देखिए, आप बिल्कुल अपने सही पॉइंट पे हिट करने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ से ऊपर का दिया है, उसमें रेलवे का भी और नेशनल हाईवे का भी होगा। पर अचंभे की बात है कि आप पूरे नेशनल हाईवे या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मॉर्थ का बजट भी नहीं बता पा रहे हो, पर आप ये जरूर बता पा रहे हो कि 22,000 करोड़ रुपए की रोड आप बिहार में बनाओगे।
तो इससे जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द बजट दिखता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर बिहार और आंध्र को दिया गया। हम उनके खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं, सब हिंदुस्तान का हिस्सा है, पर बाकी स्टेट्स का भी अगर नाम भी ले लिया जाता, अगर आप स्टेट वाइज ये नाम ले रहे हो तो फिर बाकी स्टेट्स का क्या होगा? क्या इसका कारण ये है कि जो सरकार बचानी, कुर्सी की सर लड़ाई है, बिल्कुल, तो इसमें दो राय नहीं है। आज से पहले तो कभी आपने कितने बजट दिए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने 10 साल में? कभी आपने किसी स्पेसिफिक स्टेट का नाम भी सुना है? कभी हमने तो सुना नहीं। और इस बार स्पेसिफिक बिहार का और आंध्रा का नाम लिया गया है, और पर वो भी लिया जाए, पर और स्टेट्स को भी इग्नोर न किया जाए, उनका नाम तक भी दर्शाया नहीं गया। राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हमारा डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से जेएनपीटी जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जाता है, जिसका 650 किलोमीटर का ट्रैक राजस्थान से गुजरता है। आप बोध गया के अंदर तो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करते हो, राजस्थान के अंदर क्यों नहीं करते? डीएफसी के ऊपर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आना चाहिए था, ताकि इतने बड़े एरिया के अंदर काफी रोजगार के भी पॉइंट क्रिएट होते। और हम इंडिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमिकल लाइफलाइन बोलते हैं, जो नॉर्थ से साउथ को जोड़ती है, वो हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए था। हम यही उम्मीद कर सकते थे, पर बड़ा निराशा करने वाला बजट है। और अभी चर्चा जब बजट पे होगी, अब और क्लैरिटी आएंगी, तो हम राजस्थान की आवाज को मजबूती से रखेंगे और चूरू जिले के लिए अवश्य बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपके लीडर, पार्टी के लीडर जयराम रमेश जी का ये दावा है कि जो युवा के रोजगार की गारंटी थी न्याय पत्र में आप लोगों के, वो कॉपी कर लिया है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए, अप्रेंटिसशिप का जो बात करी गई थी, कांग्रेस ने एकदम बिल्कुल साफ बात कही थी कि स्किलिंग के साथ में अप्रेंटिसशिप का भी बहुत अच्छा एक पोटेंशियल था। 1 लाख रुपए से ऊपर को बात देने की बात थी, उसको तोड़ मरोड़ के कॉपी, क्योंकि स्किल इंडिया प्रोग्राम चला। क्या था वो प्रोग्राम? वो कितने बच्चे स्किल्ड हुए? 15,000 14,000 तक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट दे रही थी कैंडिडेट को। कौन सी स्किलिंग हो रही थी वो? क्योंकि वो स्किलिंग हाफ हार्टेडली थी, इंडस्ट्री के साथ टाई अप नहीं थी। जब इंडस्ट्री से टाई अप नहीं होगी तो इंडस्ट्री अब्जॉर्व नहीं करेगी उस स्किल्ड बच्चे को। जब वो स्किल्ड बच्चे को अब्जॉर्व नहीं करेगी तो स्किलिंग कराने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब वो अब्जॉर्बेशन होगा तो अप्रेंटिसशिप को अंदर आपको कुछ 10,000 रुपए महीने के 1 लाख रुपए देने की बात कांग्रेस ने घोषणा पत्र में करी थी। वो उसकी सबसे बड़ी एसेंस थी, उसी को वहां से कट करके इस बजट में कॉपी करके पेश करने की कोशिश करी है। कुछ शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने की बात कर रही है उसमें, ठीक है, पर कट कॉपी पेस्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से उठाया हुआ वो लाइन है जिसको आपने आज अपने बजट का हिस्सा बनाया है, क्योंकि आपके स्किल इंडिया प्रोग्राम का एंड प्रोडक्ट कहीं से कनेक्टेड नहीं था, और इसीलिए प्रॉब्लम हुई। और ये प्रॉब्लम आपने देखा, स्मार्ट सिटीज का बात चली थी पहले, फिर अमृत सिटीज की बात चली थी। क्या वो अमृत सिटीज के अंदर? अमृत सिटीज के अंदर आपने सीवरेज और ड्रेनेज के अलावा कुछ किया ही नहीं। और ड्रेनेज की भी हालत ये है कि आज उस एंड प्रोडक्ट एंड ड्रेनेज को कैसे यूज करोगे? उस ग्रे वाटर को कहां यूज करोगे? आज चूरू की गिनानी है गादसर में, रोज टूटती है। खेतों के अंदर रात को फोन आया, सरकार रात को धीरे से गंदा पानी खेतों में छोड़ देती है, क्योंकि प्रोडक्ट के डीपीआर के सिस्टम में बनाया ही नहीं गया। किसने देखा ही नहीं कि जब ये गंदा पानी सारा हम चूरू का इकट्ठा करके कहीं पे इसको, अगर इसको हम ट्रीट भी कर लेंगे तो इस पानी को हम यूज कैसे करेंगे? तो वो प्रोग्राम नहीं था। तो इसीलिए ये हाफ हार्टेडली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसी स्किल इंडिया प्रोग्राम था। ट्रेनिंग का प्रावधान तो रख दिया, पर ट्रेंड बंदे को कैसे गवर्नमेंट या इंडस्ट्री अब्जॉर्व कैसे करेगी? अप्रेंटिसशिप बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट था जिसको कांग्रेस ने घोषणा पत्र में डाला था, कॉपी करिए। 100% आपके सामने ही है। 1 लाख रुपए घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ है कि हर युवा को अप्रेंटिसशिप के नाम पे 1 लाख रुपए दिया जाएगा सालाना, और आज बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर उसकी कट कॉपी पेस्ट मारा है। चूरू के कौन से मुद्दे होंगे जो आने वाले समय में आप रखेंगे बजट? देखिए, बिल्कुल हमारा फोकस, अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हम यमुना लिंक के पानी पे फोकस जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री राजस्थान के ने इस बात की चुनाव में 10 बार घोषणा करी कि हम यमुना लिंक का पानी समझौता करा चुके हैं, अब डीपीआर बनाएंगे। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश करी पब्लिक एट लार्ज को बेवकूफ बनाने की, कि कभी आज तक ये नहीं बताया कि यमुना लिंक का पानी चूरू के कौन से हिस्से में आएगा। क्या चूरू की 13 लाख हेक्टेयर प्लस लैंड को कंप्लीट को आप इरिगेशन का पानी देने वाले हो? आज तक बोले नहीं, और इस बजट में चर्चा नहीं। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि इरिगेशन के इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए, और ऐसे ये सेकंड लाइन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज कंट्री के अंदर होगी, जिसको हम एक्सेस वाटर को टैप करके रबी के क्रॉप में काम ले सकते हैं। सेकंड, हमारा फोकस रेल कनेक्टिविटी पर रहेगा। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी सालासर के अंदर एक सर्वे लाइन का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें एग्जीक्यूट हो जाए और हम सालासर और बिदासर वाला इलाका, देशनोक और मुकाम तक पूरा एक ये
वो हमारे भक्तों का एक कॉरिडोर बन जाए, क्योंकि सब बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं। मुकाम बिश्नोई समाज का लिए है और करनी माता जी का मंदिर है, सालासर बालाजी का मंदिर है, तो सबको कनेक्ट करने के लिए एक डीपीआर का हमने प्रस्ताव पीछे पड़ेंगे उसके। तारानगर को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, सरदार शहर की रेल कनेक्टिविटी आगे बढ़े, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेंगी। हाल ही में हमने जो पिछली बार हमने एक नया NH सैंक्शन करवाया था, NH 703 जो चूरू से लेकर लुधियाना जाता है, उसकी नई डीपीआर बना के हर शहर का बाईपास बनाने की बात करेंगे। चूरू सिटी का बाईपास की डीपीआर का काम इन प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस पूरा होते ही उसको हम कनेक्ट कराने का काम करेंगे। उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट ने हाफ हार्टेडली काम कर दिया, वो प्रोजेक्ट पूरा को न लेके हाफ पार्ट को लिया है, तो वो कभी भी रिंग रोड का काम नहीं कर पाएगी। हम एक कंप्लीट रिंग रोड चाहते थे जो पूरे शहर को एक नई लाइफलाइन देने का काम करेगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए राहुल कासवा, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।